नमस्कार, मैं रविश कुमार। महाराष्ट्र में बीजेपी की पहली सूची आ गई है। इस सूची में परिवारों के नाम भी आ गए हैं। झारखंड की सूची में भी परिवारवाद का परचम लहरा रहा है। विधानसभा ही नहीं, बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं। चारों सीटों पर बीजेपी और उसकी सहयोगी की तरफ से परिवारवाद नजर आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस को तो टिकट मिलना ही था। उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ परिवारवाद के कोटे से भी आते हैं। अब किसे याद है, ना मीडिया याद दिलाता है। इनके पिता गंगाधर राव फडणवीस नागपुर से एमएलसी थे, जनसंघ के वरिष्ठ नेताओं में से थे। देवेंद्र फडणवीस की चाची शोभा ताई फडणवीस भी महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहीं। देवेंद्र फडणवीस की एक और उपलब्धि है, परिवार का अगर साथ या लाभ नहीं मिला होता तो क्या देवेंद्र फडणवीस 27 साल की उम्र में नागपुर के मेयर बन पाते। 2019 से 24 के बीच महाराष्ट्र में 3 मुख्यमंत्री हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस को 70 घंटे तक मुख्यमंत्री रहने का गौरव प्राप्त हो चुका है। 2-2.5 साल बाद जब सरकार में लौटे तो उप मुख्यमंत्री बन गए और कार्यकाल पूरा किया। जिसे बीजेपी परिवारवाद कहती है, दरअसल वह संसाधनवाद है। पता चलता है कि राजनीति में चुनाव लड़ने का संसाधन किन लोगों के पास जमा हो गया है। केवल जन समर्थन के कारण किसी क्षेत्र में इस तरह के नेता नहीं टिकते हैं, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक जीवन में जमा धन दौलत का भी रोल होता है, जिसकी बात कोई नहीं करता। परिवारवाद के पीछे यही दौलतवाद है जिसके दम पर इन्हें जिताऊ उम्मीदवार माना जाता है। सवाल है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी मजबूत स्थिति में भी इस बीमारी से नहीं लड़ पाए, तब फिर क्यों इस 10 साल तक इस मुद्दे पर बात करते रहे। क्या बीजेपी ने परिवारवाद के आगे सरेंडर कर दिया है। महाराष्ट्र की बीजेपी की पहली सूची में आप देखिए 99 उम्मीदवारों में से किसे टिकट दिया गया है। बीजेपी ने अशोक चव्हाण की बेटी श्रीजया चव्हाण को टिकट दिया है। जिस भोकर सीट से श्रीजया लड़ेंगी उस पर बीजेपी कभी नहीं जीत पाई है। विधायक आशीष शेलार को भी टिकट मिला और उनके भाई विनोद शेलार को भी। पूर्व सांसद हरिभाऊ जावले के बेटे अमोल जावले को टिकट मिला। पूर्व विधायक लक्ष्मण जगताप के परिवार से जुड़े शंकर जगताप को टिकट दिया गया है। विधायक बबन राव पाचपुते की पत्नी प्रतिभा पाचपुते को टिकट दिया गया है। राज्यसभा सांसद धनंजय महादिक के छोटे भाई अमल महादिक को टिकट दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के बेटे संतोष दानवे को टिकट मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर के पोते संभाजी को टिकट दिया गया है। अनिल शिरोले के बेटे सिद्धार्थ शिरोले को टिकट दिया गया है। जब बीजेपी अपनी पार्टी में परिवारवाद से नहीं लड़ सकती है तो सरेंडर क्यों नहीं बोल देती। 10 साल से प्रधानमंत्री इसे मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस से लेकर तमाम क्षेत्रीय दलों को परिवारों के लिए चलने वाली पार्टी कहते हैं। जब घेरा जाता है तब परिवारवाद का अपना मतलब लगाने लग जाते हैं। बीजेपी के परिवारवाद और दूसरे दलों के परिवारवाद का अंतर ले आते हैं, यानी सुविधा के हिसाब से दलीलें बना लेते हैं। हम किस परिवारवाद की चर्चा करते हैं। अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी अनेक एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए। हम भी चाहते हैं ये इसकी चर्चा करिए। हमारे साथ आपके साथ मेरा विषय नहीं है। देश के लोकतंत्र के लिए परिवारवादी राजनीति, पारिवारिक पार्टियों की राजनीति,
ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए चंद्रबाबू नायडू की पार्टी क्या है। वह पार्टी भी तो वही है जो लोकसभा में खड़े होकर परिवारवाद की परिभाषा दे रहे हैं। टीडीपी में क्या चंद्रबाबू नायडू के रहते किसी और को मौका मिल सकता है? पिता मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे नारा लोकेश 3 मंत्रालयों के मंत्री हैं, यानी एक ही सरकार में बाप बेटे मुख्यमंत्री और मंत्री हैं। लेकिन गोदी मीडिया के जरिए आपको हमेशा तमिलनाडु का परिवारवाद दिखाया जाएगा, आंध्र प्रदेश का नहीं, क्योंकि टीडीपी के दम पर बीजेपी की सरकार दिल्ली में टिकी हुई है। जीतन राम मांझी की हम पार्टी प्रधानमंत्री की परिवारवाद की जो परिभाषा है उससे कितनी अलग है? अब तो यह एनडीए का हिस्सा है। जीतन राम मांझी की बहू को इमामगंज उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। इस परिवार में ही इमामगंज से कई दावेदार निकल आए। आखिर बीजेपी को हम पार्टी का परिवारवाद क्यों नहीं दिखता है? इमामगंज की सीट पर इसलिए उपचुनाव हो रहा है क्योंकि जीतन राम मांझी सांसद बनकर मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए। मांझी जी के जो समधी हैं वो बिहार सरकार में इस समय मंत्री हैं। बिहार की जिन 3 सीटों पर बीजेपी उपचुनाव लड़ रही है उस पर भी ऐसे ही उम्मीदवारों को टिकट दिया गया जिनका संबंध परिवारवादी नेताओं से रहा है। बीजेपी उपचुनाव में परिवारवाद से नहीं लड़ पा रही है। उपचुनाव में जहां उसकी हार जीत से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता और अगले 1 साल में वहां विधानसभा चुनाव होने हैं। चिराग पासवान की पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी परिवारवाद की किस परिभाषा में रखेंगे? कब तक सुविधा के हिसाब से परिवारवाद की परिभाषा को शिफ्ट करते रहेंगे? चंद्रबाबू नायडू के सामने परिवारवाद भूल जाते हैं। कर्नाटका में देवेगौड़ा के सामने इतना भूल गए कि उनके पोते पर बलात्कार और वीडियो बनाने का मामला सामने आया, मगर प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द नहीं कहा। परिवारवाद में आखिर ऐसा क्या है कि बीजेपी उसके आगे लाचार नजर आती है? यह पोस्टर तो बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता ने जारी किया है। राजीव रंजन सिंह आईपीएस से सेवानिवृत्त होने के बाद बीजेपी में आ गए, मगर टिकट नहीं मिला। 2022 में रिटायर होने के बाद पिछले साल जून में बीजेपी में शामिल हुए। झारखंड में टिकट वितरण के बाद इन्होंने यह तस्वीर ट्वीट की है कि अब हम किस मुंह से कहेंगे भाजपा परिवारवाद के खिलाफ है। इस पोस्टर पर लिखा है, रघुवर दास की बहू को टिकट मिला, चंपई सोरेन के बेटे को टिकट मिला, अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को टिकट मिला, दुल्लू महतो के भाई को टिकट मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस पोस्टर को ट्वीट किया है। दैनिक भास्कर की इस खबर की हेडलाइन देखिए, झारखंड से परिवारवाद अब भाजपा के लिए अछूत नहीं। नीचे लिखा है, राजनीतिक घरानों की पत्नी, बेटा, बहू, भाई सबको मिला टिकट। इसमें कुछ और नाम है। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को टिकट मिला। एक विधायक है इंद्रजीत महतो, उनकी पत्नी को टिकट मिला। पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी सांसद सीपी चौधरी के भाई को टिकट मिला है। दूसरे दलों को परिवारवादी बताने में बीजेपी ने कितना समय गंवाया है और अपनी पार्टी को लोकतंत्र का आदर्श बताती रही। अखबारों में आपको चुनावों के पहले ऐसी बहुत सी खबरें मिलेंगी कि नेता पुत्र को टिकट नहीं मिलेगा, मगर अंत में सबको मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को परिवारवाद के विरोध में जो राजनीति होती है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया कि उनका कोई परिवार नहीं है, आगे नहीं है, पीछे नहीं है, जो भी है उनके लिए देश है। लेकिन आखिर वे परिवारवाद से क्यों नहीं लड़ पाए? अपनी ही पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं को टिकट क्यों नहीं दिलवा पाए? कितनी गंभीरता से प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद को लेकर भाषण दिए हैं। एक नहीं अनेक भाषण हैं। ऐसा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री को पता नहीं होता और उनके पीछे से किसी को टिकट मिल जाता है। बीजेपी की जिस केंद्रीय कमेटी में टिकटों पर अंतिम मुहर लगती है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ही करते हैं। आखिर प्रधानमंत्री मोदी को अपना भाषण तब कुछ भी याद नहीं आता जो उन्होंने परिवारवाद को लेकर दिया है। क्या प्रधानमंत्री मोदी को परिवारवाद पर लेक्चर देना बंद नहीं कर देना चाहिए? जब उपचुनाव में वे परिवारवाद के खिलाफ कदम नहीं उठा सकते, जिस मीटिंग में बैठे हैं उस मीटिंग में वो परिवारवाद के नाम पर टिकट नहीं काट सकते, तब फिर इस पर भाषण देते हुए वे राजनीतिक विचारक क्यों लगना चाहते हैं? कर्नाटका में भी उपचुनाव हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई अब सांसद बन गए हैं। उनकी सीट पर उनके बेटे को टिकट दिया गया है। बासवराज ने हिंदू से कहा है कि वह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा चुनाव लड़े। मैंने इस पर विचार करने के लिए 2 दिन का समय भी मांगा, लेकिन मुझे नहीं दिया गया। जेपी नड्डा ने तो कुछ कहने का समय ही नहीं दिया।
पार्टी आलाकमान का फैसला है कि उनका बेटा भरत बुम्बई चुनाव लड़े। तो ये हालत है बीजेपी में परिवारवाद से लड़ाई की। आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। हालत तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अब वोटर को भी परिवार कहने लगे हैं और टिकट भी परिवार के नाम पर देने लगे हैं। 1 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के परिवारवाद पर जब बयान दिया तो कांग्रेस ने एक पूरी सूची बनाई कि बीजेपी में परिवार के नाम पर कौन कौन मजे ले रहा है, मौज काट रहा है। जय शाह पुत्र अमित शाह, पंकज सिंह पुत्र राजनाथ सिंह, नीलेश राणे पुत्र नारायण राणे, अनुप्रिया पटेल पुत्री सोनेलाल पटेल, हमारे कभी अपने होते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया पुत्र श्री माधवराव सिंधिया, देवेंद्र फडणवीस पुत्र गंगाधर फडणवीस, अनुराग ठाकुर पुत्र प्रेम कुमार धूमल, पीयूष गोयल पुत्र वेद प्रकाश गोयल, किरण रिजिजू पुत्र रिंचिन खारू, भारती प्रवीण पवार पुत्री अर्जुन पवार, श्री आरपीएन सिंह कभी हमारे होते थे पुत्र सीपीएन सिंह, अरुण सिंह धूमल भाई अनुराग ठाकुर, पंकजा मुंडे पुत्री स्वर्गीय श्री गोपीनाथ मुंडे, पूनम महाजन पुत्री प्रमोद महाजन, आकाश विजयवर्गीय पुत्र कैलाश विजयवर्गीय, राव इंद्रजीत सिंह पुत्र राव बीरेंद्र सिंह। ये हमारे तो नहीं है, ये तो भाजपा के नेताओं के नाम मैंने आपको गिना दिए और कुछ ही गिनाए हैं। इसमें कल्याण सिंह के बच्चे, कलराज सिंह के बच्चे, इन लोगों के तो नाम अभी मैंने आपको गिनाए नहीं और बड़ी लंबी फहरिस्त है हर राज्य में। कर्नाटका, मध्य प्रदेश या हरियाणा, हर जगह परिवारवाद के नाम पर बीजेपी ने टिकट दिए हैं। किसी भी चुनाव के समय बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची देखिए, परिवारों के गढ़ नजर आएंगे। इसके बाद भी यह पार्टी दूसरे दलों को लोकतंत्र का लेक्चर देती है। होता यह है कि राजनीतिक दल अब मूल समस्याओं पर बात नहीं करते। आप जिस समस्या से परेशान हैं उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन आपके सामने एक नई समस्या खड़ी कर देंगे और कहेंगे कि देखो हम इसके लिए लड़ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा में महिलाओं को लेकर मात्र 119 सवाल पूछे गए? यानी जिन महिलाओं के मुद्दे पर महायुति के नेता चुनाव लड़ेंगे उनसे जुड़े केवल 2% सवाल ही पूरे 5 सालों में पूछे गए। लेकिन जब अजीत पवार लाडली बहन योजना का प्रचार करने निकलते हैं तो गुलाबी जैकेट पहन लेते हैं और कार्यक्रम स्थल को गुलाबी पोस्टरों से भर दिया जाता है। यह महाराष्ट्र विधानसभा है, इसकी 288 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। 2019 से 2024 के दौरान मात्र 12 सत्र हुए। 5 साल में विधानसभा का कामकाज मात्र 131 दिनों के लिए ही चला। नीतियों पर रिसर्च करने वाली संस्था संपर्क ने बताया कि 2024 के बजट सत्र के बाद प्रश्नोत्तर काल ही रद्द हो गया और 2020 में कोरोना के चलते 3 सत्र रद्द हो गए। तो हमने महाराष्ट्र की पिछली आउटगोइंग विधानसभा का अध्ययन किया है। ऐसा अभ्यास हम करते आए हैं। 5 साल में 12 सत्र हुए, सिर्फ 131 दिन काम हुआ। हमने तारांकित प्रश्न और लक्ष्यवेधी सूचना मिलकर 5,921 प्रश्नों का अध्ययन किया। सब 288 विधायकों ने क्या क्या पूछा और सब 36 जिलों में से हर जिले में से कौन से प्रश्न पूछे गए वगैरह। साल में प्रति मतदार संघ कॉन्स्टिट्यूएंसी औसत सिर्फ 4 प्रश्न उठाए गए, मतलब 5 सालों में सिर्फ 20। पर विधानसभा की समितियां पूरे 5 साल नहीं चली। 5 साल में समितियों ने काम ही नहीं किया। सत्ता पक्ष के जो विरोधी आमदार थे उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी के काम के लिए फंड्स नहीं मिले। जो लोकल एरिया फंड्स होते हैं वो
उसके लिए उन्हें कोर्ट में जाना पड़ा। और जो खर्चा किया है 5 साल में लोकल एरिया फंड्स का, वो उसका कोई ब्यौरा ही नहीं है, कोई वेबसाइट पर वो अवेलेबल नहीं है। चुनाव प्रचार में हर भाषण महिलाओं से शुरू होगा और उन्हीं पर खत्म होगा। क्या कोई याद दिलाएगा कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति बिल बनाया? 4 साल बाद भी राष्ट्रपति ने बिल को मंजूरी नहीं दी। बीजेपी के राज्यों में डबल इंजन की सरकारें चलती हैं, महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। राज्य में फोड़ा फोड़ी की राजनीति ऐसी चली कि इस बार मुख्य राजनीतिक दलों की संख्या 6 हो गई है। 2 शिवसेना हो गई है, 2 एनसीपी हो गई है, 1 बीजेपी, 1 कांग्रेस, और भी दल हैं बहुजन विकास अघाड़ी और AIMIM। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 16 विधायकों के अयोग्य ठहराने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चलता ही रहा। इसके साथ ही असली शिवसेना और असली एनसीपी किसकी है, यह मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कुछ बदल नहीं रहा है, बस चलता चला जा रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।